हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने आपसे कहा था कि हम जरूर डिस्कस करेंगे केनेशियंस थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी और केनेशियंस थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इकोनॉमिक्स में ये इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी अगर हम पढ़ें तो हमें केनेशियंस थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया गया है इसके बारे में, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक सबसे बड़ा वर्ल्ड डिप्रेशन जो कि आज तक का हिस्टोरिकल डिप्रेशन था, जो कि बोला गया है 1929 से लेके 1933 तक का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने करीबन वर्ल्ड के 27% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो अनएम्प्लॉयड हो गई थी। तो इसको देखते देखते जो अभी हमने जिनकी बात की, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने एक थ्योरी एडवोकेट की। उस थ्योरी को हमने बोला केनेशियंस थ्योरी। तो पहले केनेशियन थ्योरी से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा क्लासिकल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल थ्योरी जो थी वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थी। वो कैसे, वो हम देखते हैं अभी। जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे पहले के, जैसे कि सो कॉल्ड एडम स्मिथ, जेम्स मिल, मार्शल, एसिपोग्यू, रिकार्डो, एडवोकेटेड फॉर फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था, ना कि प्रोडक्शन में, ना ही कंजप्शन में, ना ही इन्वेस्टमेंट में। इकोनॉमी जो थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट थी। मार्केट फोर्सेस जो थी वो डिमांड को फुलफिल करती थी, वो सारी चीजें डिसाइड किया करती थी, ठीक है। लेकिन जो 1929 का डिप्रेशन आया वो कंटिन्यू रहा कई सालों तक, जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है वो रॉन्ग प्रूव होने लगी। जब धीरे धीरे ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव होने लगी तो लोगों ने कहा कि अब जो है फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस जो है वो संभाल नहीं पा रही हैं। यहाँ पे कंडीशंस जो थी वो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन कंटिन्यू थी। मतलब यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट डिमांड। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ पा रही थी। तो कहा गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा जो वर्ल्ड है ये डिप्रेशन से जूझेगा, और वो जूझा भी। 3-4 साल तक लगातार लोग अनएम्प्लॉयड होते रहे। यूएस में 3% से लेके 20 ऑल ओवर वर्ल्ड, यूएस में इसको सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट दिखा, और ऑल ओवर वर्ल्ड 3% से लोग 27% तक अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था क्लासिकल थ्योरी में, ना कि कोई भी एरिया में इंटरफेयर नहीं करती थी गवर्नमेंट, ना प्रोडक्शन में, ना कंजप्शन में, ना इन्वेस्टमेंट में। डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर डिपेंडेंट ऑन फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो थी वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट थी, और साफ सा मानना था कि भाई साहब मार्केट फोर्सेस अपने आप कंडीशंस को इक्विलिब्रियम ले आएंगी। तो यहाँ पे AD इक्वल टू AS हमेशा रहता था, यानी कि इनका मानना था ये जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा मेंटेन रहेगी। एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ही रहेगा, इनका मानना था। लेकिन जब 1929 आया तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी। अब कंटिन्यू ही रही ये सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को शांत करने के लिए लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी थ्योरी निकाली, केनेशियंस स्कूल ऑफ थ्योरी। इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगी तो हम किसी भी चीज को सही नहीं कर सकते। तो इनका मानना था कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में। जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो जो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं, यानी कि एग्रीगेट ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, या एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन तो अराइज ही होगी दोनों ही केस में। तो गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करेगी तो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम पे लेके आएगी, और जब वो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम पर लेकर आएगी तो जो प्रॉब्लम चल रही है
अनएम्प्लॉयमेंट की, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व होगी। और वैसा ही हुआ। 1929 के बाद 1933 तक जब इनकी थ्योरी ये आई, तो इनकी थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। तो केनीशियंस थॉट जो था वो अलग था, और इनका मानना था कि अगर इस डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म करना है तो गवर्नमेंट हैव टू इंटरवीन in the areas of production, consumption and investment by which the problem of unemployment solved, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात रही क्लासिकल स्कूल ऑफ थ्योरी की और केनीशियंस स्कूल ऑफ थ्योरी की। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है अपने वर्ड्स में, आप इसे लिख सकते हैं। मुझे बस आपको समझाना था, मैंने आपको उस तरीके से समझा दिया डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्कूल ऑफ थ्योरी एंड केनीशियंस स्कूल ऑफ थ्योरी। नाउ एक बात आया डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। अभी बात आती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन और रेसेशन ये दोनों ही एक ही तरीके की चीज है। इसमें क्या होता है, जो नेशनल इनकम है या कह सकते हैं जीडीपी जो है वो गिरता ही है, ठीक है। एक रेसेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेसेशन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और कुछ एरियाज के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन की तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि 2 से 3 साल तक ऐसी कंडीशंस चलती रहे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से फैला रहे, जीडीपी परमानेंट गिरती चली जाए। ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो डिप्रेशन में आती हैं और वो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करता है। तो ये डिफरेंस था रेसेशन में और डिप्रेशन में। तो ऐसे ही हम नए नए पॉइंट्स को डिस्कस करते रहेंगे। और इस चैप्टर में आपको एक ऐसे लिखना है, वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933 पे। इस पे आप जरूर ऐसे लिखें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने क्या क्या लिखा, क्या क्या मेन पॉइंट्स आपने चूज किए उस डिप्रेशन पीरियड के लिए, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, हाउ मैक्रो इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रो, व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ऐसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमें मिल सकते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर ढूंढें आप। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और हम ऐसे ही नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो हमने सीधी सी बात है, करना क्या है, डेली जो थ्योरी है हमारी उसको उठा के एक बार रिवाइज करनी है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठाने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हों और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें अपने आप लिखने हैं। अगर आप ऐसा करते चलते हैं और कंटिन्यू रिवीजन करते चलते हैं, एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा जब आप नया चैप्टर स्टार्ट करें तो एक बार पिछला चैप्टर जरूर देख लें, रिवाइज कर लें, आपके जो नोट्स आपने बनाए उनको एक बार देख लें, तो आप इससे इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, तो आप ऐसा ज़रूर करें, नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे बोर्ड में। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।